11 अक्टूबर 2024 रात थी। तकरीबन 3:15 बज रहे थे। दिल्ली का सराय काले खां इलाका था। वहां से एक नेवी ऑफिसर गुजर रहा था, जिसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की बिल्कुल बेशुद्ध अवस्था में पड़ी थी। ये नौसेना का अधिकारी उस लड़की के पास जाता है और वो देखता है कि उस लड़की के शरीर पर आधे कपड़े नहीं हैं। जब वो ध्यान से देखता है तो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और ये देखकर नेवी अफसर समझ जाता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है। वो बिना देरी किए दिल्ली पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। उस लड़की को देखने से लग रहा था कि इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। उसको देखकर दिल्ली पुलिस को निर्भया कांड की याद आ गई, इसलिए दिल्ली पुलिस बिना देरी किए उस लड़की को उठाकर एम्स हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको एग्जामिन करके बताते हैं कि इस लड़की के साथ कई लोगों ने बहुत जबरदस्ती के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। पुलिस तुरंत इसकी छानबीन शुरू कर देती है। उस लड़की से पहले बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लड़की ना तो अपने मानसिक संतुलन में थी और ना ही शारीरिक संतुलन में थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पुलिस को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी हर हाल में पुलिस को इस केस को सॉल्व करना था। आखिर ये लड़की कौन थी, दिल्ली में ये लड़की कैसे आई, ये कहां की रहने वाली थी और उस रात इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसकी अगुवाई एसीपी ऐश्वर्या सिंह कर रही थी। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले वो इस लड़की से बात करने की जब कोशिश करती है, परंतु इस लड़की की जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ी सी खराब लग रही थी। ये पुलिस को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। साथ ही पुलिस को देखकर उसके चेहरे पर जो डर था वो भी अलग ही दिखाई दे रहा था। इसके चलते एसीपी ऐश्वर्या सिंह डिसाइड करती है कि वो पुलिस बनकर नहीं, सोशल वर्कर बनकर इससे पूछताछ करेंगी। वो अपने विभाग की एक लेडी कांस्टेबल को सोशल वर्कर बनाकर उसके पास भेजती है। ये लेडी कांस्टेबल 3 से 4 दिनों तक उस लड़की की पूरी देखरेख करती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, दवाई का। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद ये बड़े प्यार से उस लड़की से पूछती है कि 11 अक्टूबर 2024 की रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि इस लड़की को ये लग रहा था कि ये सोशल वर्कर है, उसको देखकर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बाद वो उस रात में घटित हुई घटना की पूरी सच्चाई बताती है। उस रात उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महिला कांस्टेबल जो सोशल वर्कर बनकर उसके पास आई थी, उसे बताती है कि मैं उड़ीसा के रहने वाली हूं और मैंने मास्टर सोशल वर्किंग एंड रिसर्चर में किया है। उसके बाद उसके एक दोस्त ने उसे दिल्ली बुला लिया था। उसने कहा था कि दिल्ली में तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा, जिससे वो उड़ीसा से दिल्ली अपने उस दोस्त के पास आ गई थी। यहां पर उसने अपना सोशल वर्किंग का जो काम है वो भी शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसके उसी दोस्त को ये लगने लगा था कि शायद ये लड़की उस पर बोझ बन रही है, और ये बातें ये लड़की भी महसूस कर रही थी। लड़की उस लड़के का साथ छोड़ देती है और वहां से ये चली जाती है। लड़की किशनगढ़ में जाकर सोशल वर्कर्स के साथ रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन वहां पर रहने के बाद इस लड़की की जो मानसिक स्थिति है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं लाइफ का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, बहुत सारी चीजें उसे स्ट्रेस देती है, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। एक दिन अचानक से ये अपने उन सोशल वर्कर्स के पास से गायब हो जाती है और वहां से भी चली जाती है। उसके बाद इसका जो ठिकाना था वो दिल्ली की सड़कें थी। कभी ये दिल्ली के किसी हाईवे पर रुक जाती थी, वहीं पर सो जाती थी। सड़क किनारे, हाईवे किनारे ऐसे ही गुजारा कर रही थी। फिर वह दिन आ जाता है, 11 अक्टूबर 2024 का। उस दिन ये लड़की दिल्ली के सराय काले खां इलाके में सड़क के किनारे बैठी हुई थी। ये बहुत ही अपसेट थी। लड़की ने लाल कलर का सूट पहना हुआ था। वहीं पास में एक कबाड़ी की दुकान थी, जिसको प्रमोद नाम का एक व्यक्ति चलाया करता था। उस व्यक्ति ने उस रात शराब पी रखी थी। वो अक्सर शराब पिया करता था, लेकिन उस रात शराब के नशे में उसने सड़क किनारे बैठी हुई इस लड़की को देखा और इस लड़की को देखकर उसके अंदर का गलत विचार जाग उठे। वो ये समझ गया था कि ये लड़की जरूर मानसिक तौर पर बीमार है।
इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसी का फायदा उठाते हुए उस कबाड़ी वाले प्रमोद ने इसका हाथ पकड़कर झाड़ियों के पीछे लेकर गया, क्योंकि ये लड़की विरोध नहीं कर पा रही थी, जो कि प्रमोद के लिए बिल्कुल सही था। इसने ना तो शोर मचाया ना ही इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि ये मानसिक तौर पर बीमार थी, इसलिए इसे पता ही नहीं लग रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। प्रमोद नाम का वो कबाड़ी वाला इसे झाड़ियों के पीछे ले जाता है और इसके साथ गलत काम करता है। जब ये कबाड़ी वाला प्रमोद अपने गलत इरादों को अंजाम दे रहा था, उसी समय पर वहीं पर एक भिखारी भी आ जाता है, जिसका नाम शमशुल होता है। ये भिखारी भी इसी इलाके में भीख मांगा करता था। दोनों पैरों से अपंग ये भिखारी हमेशा नशे में रहता था और उस रात भी ये नशे में धुत था। ये प्रमोद को वो गलत काम करते हुए देख लेता है और मौके का फायदा उठाकर ये भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर ये भी अपने गलत इरादों को अंजाम देता है। यानी कि कबाड़ी वाला प्रमोद और ये अपंग भिखारी शमशुल दोनों मिलकर इस लड़की का सेक्सुअल तौर पर हरेसमेंट करते हैं। ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब क्योंकि ये रात का समय था, सड़क पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ समय के बाद वहां से एक ऑटो गुजर रहा था। वो ऑटो वहां पर रुकता है और उस ऑटो ड्राइवर का नाम प्रभु महतो था। जब वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, दो व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये ऑटो ड्राइवर उसे बचाने के बजाय उस पर ही टूट पड़ता है और अपने गलत इरादों को अंजाम देता है। यानी कि कबाड़ी वाले उस भिखारी के बाद ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो भी उस लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है और इतने से भी इनका मन नहीं भरता है, तो ये तीनों उसे उसी के ऑटो में बिठाकर एक दूसरी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां पर फिर से बारी बारी से उसके साथ ब्रूटली संबंध बनाते हैं। 3 से 4 घंटों तक ये सिलसिला चलता रहता है। जब इन तीनों का मन भर जाता है तो ये लड़की को उसी ऑटो में बिठाकर दिल्ली के सराय कालेखा इलाके में सड़क के किनारे फेंक कर चले जाते हैं और उसके बाद 3:15 बजे के आसपास वहां से एक नेवी का अफसर गुजर रहा था, जो इस लड़की को देखता है और पुलिस को कॉल करता है। ये सारी बातें इस लड़की ने उस महिला पुलिस कांस्टेबल को बताई, जिसके बाद एसीपी ऐश्वर्या सिंह तुरंत हरकत में आती है और इसके लिए 10 टीमों का गठन किया जाता है। कम से कम 700 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर की तलाश शुरू होती है। अगर वो ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता तो वो बाकी दोनों लोग भी पकड़े जाते। 21 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद 150 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स के साथ पूछताछ करने के बाद पुलिस आखिर उस ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मदद से उस अपंग भिखारी और प्रमोद कबाड़ी वाले को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस ने 21 दिनों तक लगातार इस केस पर मेहनत की और अपराधियों को पकड़ लिया। इन अपराधियों ने अपना जो गुनाह कबूल किया। इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हुई है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।